केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले रासायनिक समीकरण देखेंगे क्या है। रासायनिक समीकरण, हमने एक फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है इसमें से, नीचे वाला पार्ट जो है इसमें से हमने दानेदार जस्ते डाले के टुकड़े डाला गया, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में इसे मिला दिया गया। यानी एक शंक्वाकार फ्लास्क में टन सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें जस्ता डाला गया है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकलने लगती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। तो अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ देखेंगे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन का दहन होता है, यानी जब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें हम मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसका दहन होता है। दहन का मतलब वो जलता है, ठीक, बर्निंग होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण जो होता है, एक्सप्लेनेशन जो होता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में हम किस तरह से लिखते हैं, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराया जा रहा है, विक्रिया कराया जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब आप रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या होता है, अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें रासायनिक समीकरण को किस तरह से आप लिखेंगे। अभिकारक जो होता है, अभिकारक हमेशा बाएं साइड में आप लिखेंगे और एरो के चिन्ह के बाद यानी तीर के निशान के बाद जो होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का विक्रिया हुआ तो हमारा क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, यानी MgO। तो MgO क्या हो गया, उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और Mg प्लस O2 क्या हुआ, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिसे हम अभिकारक के रूप में जानते हैं। ठीक, ये रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है, कैसे माना जाएगा कि ये इक्वल है। ठीक, यानी इसकी बैलेंसी जो है इक्वल है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा परमाणु है, अणु है, वो दोनों साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों में परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर है तो समझ जाइए कि ये रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, रासायनिक समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या है, हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद का मतलब ये हुआ कि जो हम तीर का निशान लगाते हैं, तो तीर के निशान लगाते समय आपको तीर के निशान लगाते समय तीर का निशान लगाते समय आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में जो होता है और राइट साइड में जो होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक, ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में आपका क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी Zn, जिंक हो गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हो गया। गिव्स दैट यानी तीर का निशान लगा दिए तो क्या मिल गया हमको, जिंक सल्फेट मिल गया, यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होता है यानी मुक्त होता है। ये बाएं साइड वाला जो दिख रहा है ये हमारा अभिकारक है, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और लेफ्ट राइट साइड में जो बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ठीक, ये हो गया हमारा समझ गए।
अब किस तरह से अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो है किस तरह से हम देखेंगे कि इधर कितना है। जैसे अभी हमने इसके पहले एग्जांपल आपको दिया, इसी में देख लीजिए, जैसे आयरन है Fe है प्लस H2O है, Fe प्लस H2O जब आपस में रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बन रहा है, ठीक, Fe3O4 बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आयरन जो है Fe जो है यहाँ पर कितना इसका परमाणु है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। अगर हम इधर 3 का गुणा कर दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, ये तो हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है, और यहाँ पर कितने अणु है, 4 है, इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलना है। तो अभिकारकों की संख्या में आयरन देखिए इधर 1 है और उत्पाद वाले में 3 है, यानी प्रोडक्ट साइड में आपका 3 है। इधर हाइड्रोजन जो है आपका 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन इधर 1 है, और इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन वाला तो बराबर है, अब आपको ऑक्सीजन बराबर करना है, आयरन को बराबर करना है। रूल्स हमारा क्या कहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट बचते हैं, तत्व बचते हैं, उनको बराबर किया जाता है। तो यहाँ 3 है, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो हमारा ये संख्या मिल जाता है, ठीक, आयरन हो जाएगा। इसी तरह से यह याद रखना है आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक, Fe था, यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है और 4 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन ये भी हो जाएगा, और इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। इस तरह से ये हमारा समीकरण जो होगा ये संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पर दिखा दिया गया है कि 3 का गुणा Fe में किया गया है और 4 का गुणा हाइड्रोजन में किया गया है, तो ये आपका समीकरण जो है ये संतुलित हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर समीकरण संतुलित करना सीख गए। जैसे यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, CH3OH बन रहा है, मैथिल अल्कोहल बन रहा है। तो कार्बन यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 3 और 1 4 है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी ये समीकरण आपका संतुलित है, यानी इक्वेशन जो है यहाँ पर बैलेंस है, ठीक। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया, जिसका आप कॉम्बिनेशन इक्वेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन में देखिए हमने क्या किया है, एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होगा कि एक बीकर में आप थोड़ा सा क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना तथा बुझा हुआ चूना ले लेते हैं और इसे धीरे धीरे क्या होता है, जल में ऐसे घोलते चले जाते हैं। जैसे ही जल में घोलेंगे तो इससे क्या परिवर्तन होता है इसमें देखते हैं। जैसे ये बीकर है, बीकर में हमने वाटर डाल लिया और कैल्शियम ऑक्साइड को डाल लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और वाटर से जब रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। CaO जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना होता है, इससे दोनों में डिफरेंट होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना लिखिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखेंगे, और अगर बिना बुझा हुआ चूना कहता है तो आप कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, प्लस ऊष्मा निकलती है इससे। तो अभिक्रिया में क्या हुआ, यानी इस रिएक्शन में क्या किया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाकर एकल उत्पाद बन रहा है, ठीक, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करके क्या बन रहा है, केवल एक ही तो उत्पाद बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, जब एक से अधिक यानी 2 ठो मिल जाए, 3 ठो मिल जाए, 4 ठो मिल जाए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, ठीक। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना हो तो बिना बुझा हुआ चूना जब जल से क्रिया करेगा तो बुझा हुआ चूना आपको
प्राप्त हो जाएगा। ठीक, पंखा बंद करने का से आवाज आ रहा है। ठीक, चलिए, ऊपर वाले रिएक्शन को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए दोनों में फर्क देखिए, यहाँ लिखा हुआ बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है उसको हम क्या करते हैं, दीवालों पे पोतने का काम करते हैं, उसी को दीवालों की सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी हमारे इन्वायरमेंट में CO2 गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जब ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CO2 से जब रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी जमकर वो पोपड़ी बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी पत्थर की तरह जम जाता है, तो ये क्या एकदम संगमरमर की तरह काम करता है, तो इसलिए हम इसे संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर या मार्बल का फार्मूला जो होगा इक्वेशन CaCO3 हो जाता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, जिसको हम लोग खाते हैं पान में, सुरती में मिलाकर। संयोजन अपक्रिया का कुछ और एग्जाम्पल अगर देना है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बन रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2। तो कार्बन ऑक्सीजन दूठो हो गया अभिकारक, और CO2 क्या हो गया, एकल हो गया। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके जब एकल उत्पाद बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दे सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। यह भी हमारा संयोजन अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी, दोनों इसी में पढ़ेंगे। तो देखे होंगे कि आप अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अधिक अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ को आप मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। वो देखते हैं कि वो ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब हो गया कि ऊष्मा का निकलना, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा का वो अवशोषण कर रहा है। ठीक, तो हम जान गए कि जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें जो है भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है, यानी एनर्जी देता है। ठीक, इसीलिए इसे हम विशेष नाम श्वसन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब श्वसन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C6H12O6 आपका ये ग्लूकोज हो गया, 6O2 ऑक्सीजन हो गया, दोनों आपस में रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया 6CO2, और आपका 6H2O यानी जल बन रहा है, प्लस एनर्जी आपका निकल रहा है। ठीक, साग सब्जियां जो भी हम खाते हैं विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कंपोस्ट का मतलब खाद बनना, ये भी एक प्रकार की आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को जब आप गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि क्या है, इसमें देखिए आपका एक स्प्रिट लैंप लगाया गया है, उसे बर्नर भी कहते हैं। और यहाँ देखिए एक परख नली लिया गया है, उसको पकड़ा गया है, पकड़कर इसको परख नली को जब गर्म करते हैं, क्वथन नली को गर्म करते हैं, इसमें से फेरस सल्फेट क्वथन नली के खुले सिरे के अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें। इससे क्या होता है, गैस निकलती होती है। जैसे मान लीजिए अब इस तरह से है तो इधर करेंगे, सारी गैस आपके पास जाएगी और श्वसन के साथ वो पेट के अंदर चली जाती है। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ लीजिए तो आपको एक गंध सुंघाई देगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार की गैस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी जब आप उसको गर्म कर रहे थे फेरस सल्फेट को आप क्या किए,
बर्नर के द्वारा से स्प्रिट लैंप की सहायता से जब उसे हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो वह फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। और ये फेरिक ऑक्साइड में जब बदल जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो एकल अभिक्रिया टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया सेम आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया का ये एकदम वियोजन जो होता है अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई एकल अभिकारक यानी जब कोई एकल अभिकारक को हम गर्म करते हैं, एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट जो है वह FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और इस क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। इसका उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। अगला, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? अभी बताएं कि संगमरमर होता है। संगमरमर को अब जब ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? बुझा हुआ चूना बनाएगा, यानी CO2 बनाएगा। इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर भी एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस तरह से होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट लेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे। इस तरह से गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकार की अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो आपको डिफिनेशन हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एकल उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब एकल अभिकारक ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एकल अभिकारक को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात वो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जब अभिक्रिया को हम हिट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करती है अपने अंदर, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर था ये सेकेंड चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड था ये। अब यहाँ पर है कि लोहे की कील रंग भूरा क्यों हो जाता है, यानी लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है, इसका कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ये व्हाट हैपेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि लोहे की कील का रंग जो होता है भूरा हो जाता है, या क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो होता है मलिन हो जाता है। इस क्रियाकलाप में अब क्या हुआ कि जैसे आयरन, लोहे की बात कर रहा है, तो लोहा जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? आयरन सल्फेट बदल जाता है और प्लस कॉपर बनता है। इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि लोहा ने क्या किया? दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। देखिए यहाँ पर कॉपर यहाँ था, तब यहाँ पहुंच जाएगा, फेरस इसके साथ आ गया, तो आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो जब विस्थापित कर रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या करेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया भी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन मतलब ट्रांसपोर्टिंग करना, ठीक, पक्षांतर करना, इस तरह से बनता है। इसके बाद आपका इसी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो विलयन यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है
और बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जा रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं, यानी अवक्षेप इसका बदल रहा है। देखिए सोडियम यहाँ बेरियम के साथ आ जाता है, बेरियम इसके साथ आ जाता है, तो आपस में एक दूसरे का अदला बदली जब करते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया अवक्षेपण द्विविस्थापन अवक्षेपण दो विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों विस्थापित हो रहा है, सोडियम बेरियम को विस्थापित कर रहा है, बेरियम सोडियम को विस्थापित कर दे रहा है, तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका द्विविस्थापन। रेडॉक्स या देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटर तक बुक में आपको मिलेगा कि अपचयन क्या होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब ऑक्साइड कापर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ, और जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर एक साथ बनाया गया है, यानी एक सीधी सीधी भाषा में समझ लेंगे, जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होती हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण आप देखे होंगे कि कुछ वस्तुएं चमकीली होती हैं, जैसे लोहे की वस्तु जो होती है चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद उन पर लाल हल्के भूरे रंग की जो है परत चढ़ जाती है, तो इस प्रकार की लोहे पर जंग लगना कहलाता है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता होगा, चांदी में, तांबे में, ठीक, इन पे भी ध्यान देते होंगे तो उन पे एक लेयर चढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जब वो हवा के संपर्क में आते हैं या पानी के संपर्क में आते हैं तो उस पे जो है किसी तरह की कोई लेयर हरे रंग की, काले रंग की, ठीक, या लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस प्रकार को हम जैसे लोहे में चढ़ गया तो जंग कहलाएगा। तो संक्षारण क्या होता है कि उसका धीरे धीरे क्षरण करता है। तो जब आप लोहे के टुकड़े को नम वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वायु और ऑक्सीजन से लोहा जो होता है क्रिया करने लगता है, अभिक्रिया करने लगता है, जिसके कारण उस पर हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। हल्के भूरे रंग की परत चढ़ने के कारण जो होता है उसी को हम जंग कहते हैं। और जंग लगने से क्या होता है, पहले उसका वजन बढ़ता है, ठीक, धीरे धीरे क्या होता है उसका वजन होता है कम होता है, यानी क्षरण होने लगता है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी हो जाती है। वसायुक्त का मतलब जो तेल वाली चीजें खाते हैं हमने, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, किसी चीज का खाद्य सामग्री लंबे समय तक अगर आप रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा जो होता है विकृत गंध हो जाता है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। और तैलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जो होते हैं वायुरोधी बर्तनों में, जिसमें हवा का प्रवेश ना हो सके, हवा वहां से निकाल लिया जाता है, यानी वायु निकाल लिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण उसमें जो होती है विकृत गंधिता नहीं होती है, यानी वो खराब नहीं होता है। जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें देखे होंगे आप, पैकेट खुला रहता है 2-4 पीस रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस रहेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ महीनों के बाद जो होती है स्मेल आने लगती है, वो खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए उस खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए केवल ऐसा किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया। ठीक, बाकी कुछ रिएक्शन आपके दिए गए हैं, रिएक्शन निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए आपको बताया गया है। ओके।